वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं। पहले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज रिसोर्सेज और उसके बारीकियों को समझा था। उसके बाद हमने समझा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। उसके बाद हमने पढ़ना है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं और कैसे कैसे रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हम जानते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज हैं एक पवित्र है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना रिसोर्स हम लोग का जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज कहते हैं जिसको हम रिसोर्सेज उसी को कहते हैं जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर पाए। अगर हमारे नीड्स के लिए जो चीज़ ज़रूरत है ना, अगर वही हमको नहीं मिले तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये जीवन हमारे लिए कैसे सर्वाइवल हो पाएगा, है ना, नहीं सर्वाइवल हो पाएगा। तो रिसोर्सेज तो हमारे जीवन के लिए इसेंशियल चीज़ है ही चाहे है, एज वेल एज मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मान लीजिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बोलते हैं ना कि लेस रिसोर्सेज में, बहुत कम रिसोर्सेज में भी लोग जी रहे हैं, जैसे ट्राइबल्स लोग बहुत कम रिसोर्सेज में जी रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जो गांव के लोग हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क नहीं है, ट्रेन नहीं है, रेलवे नहीं है, तो ये सारे लोग हैं वो बहुत सारे लैक ऑफ रिसोर्सेज में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो क्वालिटी लाइफ उनको नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो एसेंशियल है ही है, लेकिन अगर कोई ह्यूमन अच्छा लाइफ जीना चाहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहता है, तो उसके लिए रिसोर्सेज एक वाइटल एलिमेंट्स है ना। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज, हम लोग ऐसा मानते हैं कि रिसोर्सेज है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे नेचर के द्वारा हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, रिसोर्सेज हैं ये हमको फ्री में नहीं मिला है। हाँ, ऐसा प्रतीत जैसा होता जरूर है कि इसके लिए हमको कोई पैसे नहीं पेड करने पड़ते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये फ्री में मिल रहा है। जैसे ऑक्सीजन लेने के लिए हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है ना, तो उसके हमको ऐसा होता है। वाटर के लिए हमको ज़्यादा कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, हालांकि आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में वाटर के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपके यहाँ अगर पानी पीने लायक नहीं है तो आप पानी खरीद के भी पीते हैं ना, लेकिन जो डोमेस्टिक चीज़ों के लिए जो वाटर का हम लोग मोस्टली शहरों में देखते हैं, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे, है ना, इनडिस्क्रिमिनेटली हम उसका यूज करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे विचारे हम इसका यूज करते हैं। ऐसे यूज करते हैं जैसे इस पे हमारा मालिकाना हक है ना, और ये हमारे लिए ही सिर्फ बनाया गया है, मतलब इस पे हमारा पूरा पूर्ण रूप से क्या है, अधिकार है। तो हमको अगर रिसोर्सेज को सही से यूज करना है तो हमको इसको इनडिस्क्रिमिनेटली होकर नहीं सोचना पड़ेगा ना, हम सोच विचार के हम इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, चूंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, डिप्लीशन हो रहा है, इसके कारण ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का तो क्या होगा, वो समय के साथ डिप्लीट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग अ ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ये कैसे डिप्लीट किया जा रहा है कि कुछ ही लोगों के ग्रीड्स, लालच के चलते, है ना, उनको लालच को फुलफिल करने के लिए हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज है उनका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ना। डिप्लीशन कहने का मतलब है कि जो अमाउंट है वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कमता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेस है वो कुछ एक हाथों में ही एक्यूमुलेट हो गया है। क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गया है रिसोर्सेस का। किसके हाथों में, कुछ जो रिच पीपल्स हैं उनके हाथों में रिसोर्सेस का क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गया। जो कि एक्यूमुलेशन होने का मतलब है कि जैसे जो आपके रईस लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वेल्थ है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम अगर जितने लोग, अगर 50% लोग गरीब जितने लोग हैं वो जितना रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाते होंगे, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कुछ 10% से 5% लोग जो कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, ये रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है ना, वो झुग्गी झोपड़ियाँ अपना टेंट लगा करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 1 फ्लोर 2 फ्लोर का मकान है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फूस का मकान है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 20 फ्लोर 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम उसको में एक सिंबॉलिक सेट करना है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, और वो दिखावा का, है ना, दिखावा के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि वो जो रिसोर्सेस है उसका क्या सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेस है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम बिना सोचे समझे इन सारे चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे हमको चलने के लिए तो अगर साइकिल मिले तो वो भी किसी के लिए इनफ होगा, किसी के लिए मोटरसाइकिल मिले, जो मोटरसाइकिल मिले वो भी किसी के लिए इनफ होगा, हाँ, किसी के पास कार है तो उसके लिए भी ठीक है। लेकिन ये क्या जरूरी है कि अगर किसी एक पर्सन के पास 100 या 500 गाड़ियों का कलेक्शन हो, है ना, वो भी अरबों खरबों रुपया का, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बनाने में भी बहुत सारे ह्यूमन लगे होंगे, है ना, ह्यूमन रिसोर्स लगा होगा, बहुत सारे स्टील लगा होगा, स्टील के प्रोडक्शन में बहुत सारे माइनिंग हुआ होगा, माइनिंग के चक्कर में बहुत सारा वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ होगा, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। तो अगर इस तरह से हम सोचें तो क्या हम
उस तरह से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, जो यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं रिसोर्सेज का, जिससे कि हमारे सोसाइटी के सभी लोगों को बराबर बराबर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं वो क्या करता है, ये डिवाइड सोसाइटी में प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, डिवाइड प्रोड्यूस करता है सोसाइटी में। और किस तरह का डिवाइड्स क्रिएट करता है, ये होते हैं जो नॉट्स होते हैं। नॉट्स मतलब जो वंचित लोग हैं, जिनके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है ना, जो दबे कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा ना ही वेल्थ है, ना ही प्रॉपर्टी है, ना ही घर है, ना मकान है। तो ये सारे लोग नॉट्स में आएंगे। और एक जो आते हैं वो रिच लोग आते हैं, जैसे अंबानी अडानी जैसे लोग, है ना, बिरला टाटा जैसे लोग। ये सारे जो लोग हैं उनके पास संपत्ति अनगिनत है, अथाह है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेस हैं, ये जो कि ये एक हाथों में एक्युमुलेट हो गया, जिस कारण जो गरीब है और अमीर है, ये रिच पीपल हैं और ये पुअर पीपल हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, खाई है ना, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यही कह रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेटली जो हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो बिना सोचे विचारे जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो या वाटर हो, या वो कोई भी किसी तरह का मिनरल्स हो, है ना, इन सारी चीज़ों को जो बिना सोचे समझे, बिना विचारे हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है ना। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस कहने का मतलब है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस पे इसका क्या हो रहा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम लोग आज जो समस्या देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, हाँ, जो जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है, हमारे एटमॉस्फेयर का, वो क्या होता जा रहा है, दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है ना। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का बात चल रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। कब तक, 2025 तक। तो अगर ये एवरेज टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, मतलब ये बहुत सारा जो जो हमारा ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर जाएंगे, और इसका एडवर्स इफेक्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से किस पे पड़ेगा, ह्यूमंस पे पड़ेगा, किसी एक इंडिविजुअल पे पड़ेगा। क्या, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है उस पर कम पड़ेगा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है संपत्ति, वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो इसमें जो यूज कर रहे हैं उनका कम से कम घाटा होगा, लॉसेस होंगे। लेकिन जो अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग आता है, किसी भी तरह का समस्या आता है, तो सबसे ज़्यादा पहले अफेक्ट कम करता है, वल्नरेबल कौन है, तो वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। जैसे समझिए कि जिसके पास मकान नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर किसी साल गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है, तो क्या जो महल में रहने वाले लोग हैं, जो एसी में रहने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फिर ऐसे सोचिए कि अगर किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, है ना, जो किसी एक लोकल में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, है ना, इंटेंस रेन हो गया, तो क्या वहाँ पे अगर बाढ़ आ गया, फ्लड आएगा, तो वो जो रईस लोग हैं, है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे इससे, या फिर जिसके पास कोई मकान नहीं है, घर नहीं है, सड़क किनारे रह रहे हैं, रोड किनारे रह रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होगा। आप सोच सकते हैं, है ना। उसके बाद इससे क्या समस्या हो रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन। आप जानते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, नदियों में भी पॉल्यूशन हो रहा है, हाँ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में तरह तरह के जो पोल्यूटेंट है वो मिल रहे हैं। फिर बाकी हम देखते हैं कि तरह तरह का हम देख रहे हैं पोल्यूटेंट हो रहा है, जैसे हम लैंड डिग्रेडेशन भी पढ़ते हैं, लैंड का पोल्यूशन भी पढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन भी पढ़ते हैं, साउंड पोल्यूशन भी पढ़ते हैं। तो हम तरह तरह से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पूरे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारे किसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये हमारे जो इनडिस्क्रिमिनेटली जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसी के ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है ना, इसेंशियल है। क्या है, इसेंशियल है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या है कि सबके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं सोशलिज्म का, समाजवाद का, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो क्लासलेस सोसाइटी का गठन होगा, ना कोई वहाँ पे अमीर होगा और ना ही कोई गरीब होगा। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, जो प्रॉपर्टी कुछ हाथों में एक्युमुलेट हो गया है ना, कुछ ही लोगों के हाथ में, कुछ फ्यू जो पर्सन हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा संपत्ति का एक्युमुलेशन हो चुका है। तो जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, जब मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बात करते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं, है ना, इस बात पे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका, रिसोर्सेज का, फॉर द सस्टेनेबल इक्वलिटी ऑफ द लाइफ एंड ग्लोबल पीस। किसके लिए, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और ग्लोबल पीस के लिए हमारा जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या ये कभी भी संभव है, क्या ये संभव है कि सबको बराबर बराबर संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हाँ, जो रिसोर्सेज है वो सबको बराबर बराबर मिले। तो अभी नियर टू
इम्पॉसिबल समझे, है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ से आपके 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट जिससे कि हमारे प्रकृति पे, हमारे इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, है ना। कोई भी गलत इफेक्ट ना पड़े, जैसे पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेंट ना हो, डिग्रेडेशन ना हो लैंड्स का, या फिर फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन ना हो, या फिर वाटर का क्वालिटी खराब ना हो, जो रिवर्स में नदियां में पानी भरे उसका क्वालिटी खराब ना हो, या फिर जो हम देखते हैं कि वाटर लेयर डिप्लेशन हो रहा है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों पे कोई प्रभाव ना पड़े। हम डेवलपमेंट इस तरह से करना चाहते हैं कि जो बातें हमने बताई उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, और हम लोग प्रेजेंट के जो नीड्स हैं उसको हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट के नीड्स को कंप्रोमाइज किए बिना हम डेवलपमेंट करेंगे, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले जो जनरेशंस हैं, हमारे अगले जनरेशंस, उसके लिए, उसके नीड्स के लिए जो रिसोर्सेस होंगे उसको भी हम बचा के रखें। तो अगर सामान्य शब्दों में समझे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टेक्निक है ना, ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट तो करेंगे। तो डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे कि हम प्रेजेंट के नीड्स को भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो फ्यूचर जनरेशन के, जो हमारे आने वाले लोग हैं, उनके नीड्स के लिए भी हम बचा के रख लेंगे, और इस डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में हम इन्वायरमेंट पे कोई गलत इफेक्ट नहीं डालेंगे, है ना, कोई गलत एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जहाँ हम बात करते हैं तो हम इस तरह के डेवलपमेंट का बात करते हैं कि हम आज प्रेजेंट के नीड को कंप्रोमाइज ना करें। कंप्रोमाइज ना करने का मतलब है कि हमको सड़क बनाने हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सड़क ही ना बनाएं, हमको रेलवे लाइन बिछाना है तो हम ऐसा ना करें कि रेलवे लाइन ही ना बिछाएं, हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है तो ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करें ही ना, हम ये सारे डेवलपमेंट करें। लेकिन हम उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स हैं, जैसे आने वाले जनरेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए होगा, तो ऐसा नहीं हो कि हम सारा कोल निकाल कर अभी जला दें, या फिर हम ऐसा ना हो कि हम सारा पेट्रोलियम निकाल कर अभी खत्म कर दें, या फिर ऐसा ना हो कि हम सारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिसका यूटिलाइज करके हम सारे का एटम बम बना लें, या फिर हम उसका न्यूक्लियर बम बना लें, या फिर हम उसका एनर्जी प्रोड्यूस कर लें, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज कर लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट के नीड को भी कंप्रोमाइज ना करें और फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी कंप्रोमाइज ना करें, और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में हम जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई किसी तरह से डैमेज ना करें। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, बात समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि रियो डी जेनेरियो का एक 1992 में 1992 ईस्वी में एक अर्थ समिट हुआ, है ना, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं हिंदी में इसको। ये कब हुआ? 1992 में। इसमें करीब करीब 100 देशों के हेड हैं जो आए, और रियो डी जेनेरियो है कहाँ? तो ये ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील। ब्राजील कहाँ का कंट्री है? तो लैटिन अमेरिका का कंट्री है ना। तो ये तो था, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और इसमें हम लोगों ने बात किया कि जो अभी का जो अर्जेंट प्रॉब्लम है, जो कि हम देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की है कि इतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाया जा सके, और जो हम सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था बहुत पहले, उसके बाद का जो डेवलपमेंट आ रहा है, जो हमारे हम देखते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, SO2 निकलता है, HCl निकलता है। तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और कैसे हम ग्रीनर एनर्जी पे जा सकते हैं, मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब हम कम से कम पॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कम से कम कैसे पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में था। डिक्लेरेशन था, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात किया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की बात किया गया, है ना, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सके। और हम जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में, है ना, हमारे बायोस्फीयर में किस किस तरह के जो स्पीसीज पाए जाते हैं, वो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, है ना, बहुत तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं ना, वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जैसे चीता भारत से गायब हो गया, बहुत सारे ऐसे जैसे डोडो कहीं से गायब हो गया, और बहुत सारे आज देख रहे हैं कि चील खत्म हो रहे हैं, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि गिद्ध खत्म हो गया, उसके बाद गौरैया जो हाउस स्पैरो जिसको बोलते थे, वो सारे खत्म हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो विलुप्त होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे। तो इसको बचाने की बात किया गया। रियो कन्वेंशन में हम बोले, इसमें एक जो आउटकम निकला वो एजेंडा 21 निकला। एजेंडा 21 क्या है? ये एजेंडा 21 आपको यहीं पे दिख जाएगा कि ये है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का जो हमारा देश होगा, हमारा जो दुनिया होगा, वो किस तरह का होगा, वो आइडियल सेट करने का कोशिश किया गया है एजेंडा 21 में। ठीक है, अब एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है। तो एजेंडा 21 जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, उसी में से ये निकल कर आया, जिसको हम बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जो UNCD है, इसके अंदर लिया गया, है ना।
इसमें कहते हैं कि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये ब्राज़ील में था। हाँ, इसमें हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसका जो मेन जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है कि ये कोऑपरेशन करेंगे ऑन द कॉमन इंटरेस्ट। क्या करेंगे? पॉवर्टी को पहले बचाएँगे, है ना? एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाएँगे, पॉवर्टी को कम करेंगे, डिजीज़ेज़ को ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू कम करने का कोशिश करेंगे, म्यूचुअल नीड्स जो होते हैं उसको शेयर करने का बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कहेंगे कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना? सब अपना-अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, शेयर करेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 था कि हर एक सरकार, हर एक कंट्री होगा ना, वो सेंट्रल लेवल पे एक अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी बोलते हैं इसको, वो क्रिएट करेगा, वही स्टेट में भी करवाएगा और बाद में वो जाकर के लोकल गवर्नमेंट जिसको हम इसके अंदर 2 आ जाएगा, जो पंचायत से होते हैं जो गाँव में और जो शहर में म्युनिसिपैलिटी होता है, इन सारे लेवल्स पे हम क्या करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फिक्स करेंगे कि ये हमारा एजेंडा होगा और इतने सालों में हम ये चीज़ें को अचीव कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा चीज़ था जो हमको पढ़ना था, जिसमें हम लोग पढ़े रिसोर्सेस डेवलपमेंट्स के बारे में, जो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इन पॉइंट्स के बीचों में अगर आपको कोई अगर दुःख, दुविधा, दिक्कत, दर्द, है ना, समस्या इस प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमको नीचे कमेंट ज़रूर करें या फिर आपको यहाँ पे टेलीग्राम का भी टेलीग्राम चैनल भी होगा जो कि चैनल के नाम से ही है, आप जाके सर्च करिएगा सोशल फैकल्टी, है ना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन भी पूछना है, तो आप पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? बाकी अगर कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके भी बोल सकते हैं, ठीक?